नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हमारी ये जो क्लास है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल की क्लास है। ये आज जो टॉपिक होगा आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसे हम कहते हैं जनसांख्यिकीय जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसे हम कह देते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसे हम कह देते हैं। ठीक है। हाय, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं सक्सेस अलार्म ज्योग्राफी। मैं आप लोगों को ये थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है। और ये मेरी क्वालिफिकेशंस है। मैंने एमए किया हुआ है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी से ही मैंने जेआरएफ किया है 99.66 परसेंटाइल के साथ 2022 में। और प्रेजेंट टाइम में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ये मैं हूँ दीपक। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल। देखो, ये जो फोटो दी गई है आपको, ये फोटो ये फोटो आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है। ये फोटो एनसीईआरटी में दी हुई है आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले परिवर्तनों तथा उसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर पर प्रकाश डालते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो जन्म दर को और मृत्यु दर को दिखाता है कि जन्म दर में और मृत्यु दर में कैसे समय के साथ परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन से होने वाला जनसंख्या वृद्धि दर जो है उस पर भी प्रकाश डालता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत या जनसंख्या चरणों का सिद्धांत, जनसांख्यिकीय के संक्रमण को हम जनसंख्या के चरणों का सिद्धांत भी कह सकते हैं या जनसंख्या के चक्र का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके कई रूप हो सकते हैं। यह सिद्धांत जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन के जनसंख्या वृद्धि दर पर प्रभावों की व्याख्या करता है। अंडरलाइन कर लेना इस चीज को कि जनसंख्या संक्रमण जो सिद्धांत होता है वो जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन से जनसंख्या वृद्धि दर पर प्रभाव क्या पड़ते हैं, उसके प्रभावों की व्याख्या करता है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। इसे, ये लाइन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे अमेरिकी जनसांख्यिकीयविद डब्ल्यू एस थॉमसन ने 1929 और एफ डब्ल्यू नोटेस्टीन ने 1940 में इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डब्ल्यू एस थॉमसन ने किया था 1929 में। इनके बाद में एफ डब्ल्यू नोटेस्टिन आते हैं 1945 में। इन्होंने भी जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत बताया था। ये जो दोनों हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस सिद्धांत को 3 चरणों में समझाया था। जनसांख्यिकीय संक्रमण को थॉमसन एंड नोटेस्टिन ने 3 चरणों में समझाया था। लेकिन बाद में एक और आते हैं जिनका नाम है सीपी ब्लेकर। सीपी ब्लेकर ने 3 चरणों के बजाय यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के 5 चरणों से इस मॉडल को जोड़ दिया था। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम 12th की क्लास में एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां पर 3 स्टेजेस दी हुई है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जो एग्जाम होती है, नेट जेआरएफ की एग्जाम जो होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम होती है, वहां पर ज्यादातर जो है वो 5 चरणों से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जनसांख्यिकीय संक्रमण के 5 चरण पढ़ेंगे। यहाँ पर एक नाम आता है ईजी डोलन। ईजी डोलन के अनुसार जनसांख्यिकीय संक्रमण एक जनसंख्या चक्र को संदर्भित करता है। जनसांख्यिकीय जो संक्रमण है वो जनसंख्या के चक्र को संदर्भित करता है जो मृत्यु दर में गिरावट से प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, वह चक्र जो मृत्यु दर में गिरावट से प्रारंभ होता है तथा तीव्र जनसंख्या वृद्धि के चरण से गुजरता है और अंततः जन्म दर में कमी के साथ समाप्त हो जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक देश जनसंख्या विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है। ईजी डोलन ने कहा कि जनसांख्यिकीय संक्रमण एक जनसंख्या चक्र को संदर्भित करता है जो जन्म दर में गिरावट से तो शुरू होता है और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के चरणों से गुजरता है और लास्ट में जाकर के जन्म दर में कमी के साथ यह समाप्त हो जाता है। और यह सिद्धांत ये बताता है कि हमारी पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, यानी कि प्रत्येक देश जो है वो जनसंख्या विकास के इन विभिन्न चरणों से जरूर गुजरता है। तो सीपी ब्लेकर के अनुसार यहाँ पर 5 चरण इस प्रकार है। ये 5 चरणों के जो नाम है वो आपको पता होने चाहिए। पहले चरण को कहा जाता है उच्च स्थिर अवस्था। पहले चरण को क्या कहा जाता है? उच्च स्थिर अवस्था या द हाई स्टेशनरी फेज कहा जाता है, जिसमें जन्म दर भी उच्च रहती है तथा मृत्यु दर भी उच्च रहती है। ठीक है। पहले स्तर को क्या कहा गया? उच्च स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था है और हाई लेवल की स्थिर अवस्था है।
दूसरा जो है वो प्रारंभिक विस्तार अवस्था, जिसे हम कहते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग फेज कहते हैं। इसमें जन्म दर तो उच्च होती है, लेकिन जो मृत्यु दर होती है वो घटती हुई दर होती है। मृत्यु दर घटती हुई होती है लेकिन उच्च जन्म दर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द अर्ली एक्सपेंडिंग फेज कहते हैं। थर्ड है उत्तरवर्ती विस्तार अवस्था, जिसे कहते हैं द लेट एक्सपेंडिंग फेज। इसमें जन्म दर में कमी आती है, किंतु मृत्यु दर जो है वो उससे अधिक तेजी से घटती है। जन्म दर में भी कमी आती है, लेकिन जो मृत्यु दर वो होती है तो वो बहुत ज्यादा तेज गति से घटती है। मतलब मरने वाले जो होते हैं वो बहुत कम मरते हैं, और जन्म दर में पैदा होने वाले कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरी स्टेज ये होगी। चौथी स्टेज जो है उसे कहा जाता है निम्न स्थिर अवस्था। एक तो थी उच्च स्थिर अवस्था, उच्च स्थिर अवस्था जो थी वो फर्स्ट स्टेज थी, और निम्न स्थिर अवस्था जिसे हम लो स्टेशनरी फेज कहते हैं वो है फोर्थ अवस्था, जिसमें जन्म दर भी कम है और समान रूप से ही मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिलती है, और दोनों के बीच में एक संतुलन देखने को मिलता है। मतलब मृत्यु दर भी कम होती है और जन्म दर भी कम होती है। ठीक है, और पांचवी स्टेज है अवनति अवस्था, जिसे हम कहते हैं द डिक्लाइनिंग फेज। इंग्लिश जितना आप लोग याद रखोगे इतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिफ्थ स्टेज को कहा जाता है द डिक्लाइनिंग फेज, जिसमें मृत्यु दर कम होती है और उससे भी कम जन्म दर होती है। मृत्यु दर से भी कम क्या होती है, यहाँ पर जन्म दर होती है, और जन्मों की तुलना में मृत्यु अधिक होती है। चार चीजें हैं यहाँ पर, मृत्यु दर कम होती है, जन्म दर कम होती है, और जन्मों की तुलना में मृत्यु अधिक होती है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में प्रथम चरण की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये चरण दिए हुए हैं, इससे आगे भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में क्या होता है, कोई भी देश, देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसे प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी अशिक्षित और ग्रामीण, अशिक्षित और ग्रामीण या प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज्ड देश कैसे एक शिक्षित और औद्योगिकरण में परिवर्तित हो जाता है, औद्योगिकरण वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कह देते हैं। मतलब अशिक्षित लोग किस तरीके से शिक्षित हो जाते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले किस तरह से लोग तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं में संलग्न हो जाते हैं। ठीक है, कैसे लोग ग्रामीण एरिया से निकल करके शहरी एरिया में रहना शुरू करते हैं। मतलब जो व्यवस्था है वो ग्रामीण व्यवस्था से शहरी व्यवस्था में किस तरीके से परिवर्तन होता है, उसे कई चरणों में दिखाया जाता है। उन्हीं चरणों को हम क्या कह देते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कह देते हैं, जनसांख्यिकीय संक्रमण कह देते हैं। तो पहले चरण की, इस चरण की हम बात करते हैं यहाँ पर। इस चरण में देश क्या होता है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ होता है। इस चरण में देश जो होता है वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च पाई जाती है। ये जो लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में यही लाइन पूछी जाती है कि प्रथम स्तर में या प्रथम चरण में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के प्रथम चरण में कौन सी विशेषता है। इसमें उच्च जन्म दर पाई जाती है और मृत्यु दर भी उच्च पाई जाती है। मतलब पैदा होने वाले भी खूब होते हैं और मरने वाले भी खूब होते हैं। जो मरते हैं उनको कंपनसेट कर दिया जाता है पैदा होने वालों के साथ। इसलिए जो वृद्धि होती है वो न के बराबर होती है। मतलब जितने मरते हैं उतने ही पैदा होते हैं, जितने पैदा होते हैं उतने ही मर जाते हैं, तो वृद्धि वहां पर नहीं होती है। इसलिए इसे इसे इस अवस्था को उच्च स्थिर अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो निम्न होती है। अधिकांशतः लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस स्टेज में अधिकांश लोग क्या करते हैं, ग्रामों में निवास करते हैं। उनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो क्या होता है, कृषि होता है। जो स्वयं पिछड़ी अवस्था में होता है, ये जो व्यवसाय होता है कृषि होता है, और कृषि भी जो होता है वो पिछड़ी हुई अवस्था में होता है, एडवांस नहीं होता है। यहाँ कुछ सरल और हल्के और छोटे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज भी पाई जाती है, यहाँ पर छोटी इंडस्ट्रीज भी मिलती है। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री पाई जाती है, ट्रांसपोर्ट की बात करें, कॉमर्स की बात करें, बैंकिंग की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो संबंधित जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो यहाँ पर अविकसित होता है, न के बराबर विकसित होता है। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा विकसित रहता है, और वो भी पिछड़ी हुई अवस्था में होता है, एडवांस अवस्था में नहीं होता है। ये सभी कारक निम्न आय और जनसाधारण की गरीबी के लिए उत्तरदायी होते हैं। जितने भी कारण होते हैं वो लोगों की गरीबी के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब लोग जो होते हैं वो गरीब होते हैं, लोग एडवांस नहीं होते हैं, लोग यहाँ पर क्या होते हैं, गरीब होते हैं। परिवार की जो आय होती है वो कम होती है, और कम आय को बढ़ाने के लिए बड़ा परिवार यहाँ पर आवश्यक माना जाता है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे
उतना ही ज्यादा देखा जाता है कि यहाँ पर आय ज्यादा पैदा होगी। ठीक है, तो बच्चों को क्या कहा जाता है, बच्चों को समाज और माता पिता के लिए एक संपत्ति माना जाता है। इस स्टेज में ऐसा माना जाता है कि बच्चे माँ बाप की पूंजी होती है, समाज में बच्चों का होना बहुत जरूरी है। लोग जो होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, अज्ञान में भरे होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं और भाग्य पर भरोसा करते हैं कि जो होगा वो सब भाग्य में लिखा हुआ है, तथा किसी भी बर्थ कंट्रोल के साधनों के विरुद्ध होते हैं। जितने भी मेजर्स होते हैं बर्थ कंट्रोल के, उनको सबके विरुद्ध होते हैं कि नहीं भाई साहब, बच्चे तो क्या है, भगवान की देन है। बच्चों को क्या माना जाता है, बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है। ये सभी आर्थिक और सामाजिक कारक देश में क्या करते हैं, उच्च जन्म दर के लिए उत्तरदायी होते हैं। उच्च जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा होती है। मेडिकल व्यवस्थाएं कम होती है, कैलोरी आपूर्ति कम होती है, पोषण युक्त भोजन यहाँ पर अपर्याप्त होता है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है, स्वच्छता की कमी होती है। इसलिए लोग भी क्या होते हैं, ज्यादा मरते चले जाते हैं, पैदा भी ज्यादा होते हैं और मर भी ज्यादा रहे होते हैं। लोग गंदे और जो अस्वास्थ्यकर वातावरण में तथा कम हवादार वाले छोटे घरों में रहते हैं। मतलब सुविधाएं जो है, बेसिक एमिनिटीज जो होती है वो अपर्याप्त होती है, वहां पर चिकित्सा सुविधाएं वगैरह सब क्या होती है, अपर्याप्त होते हैं, जिससे लोग ज्यादा मरते हैं। ब्लेकर ने क्या कहा, ब्लेकर के अनुसार ये जो फर्स्ट चरण है, इसमें पश्चिमी यूरोप में लगभग 1840 तक की, ये पश्चिमी यूरोप जो था वो फर्स्ट चरण में रहता था। भारत तथा चीन जैसे जो देश थे वो 1900 तक, वर्ष 1900 तक इस स्टेज में रहते थे। अधिकांश अविकसित देश जो प्रेजेंट टाइम में अफ्रीका वाले, जो ज्यादातर अविकसित या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वो जनसांख्यिकीय के संक्रमण के प्रथम चरण में आते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी ही कंडीशन है जैसी इस प्रथम स्टेज के कंडीशन में बताई गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। जनसांख्यिकीय के संक्रमण का दूसरा चरण क्या कहता है, जनसांख्यिकीय के संक्रमण का दूसरा चरण कहता है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के चरण में प्रवेश करती है। अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि, जो प्रिमिटिव टाइप की यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती थी, वो अब क्या करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फेज में एंटर करती है। यहाँ पर कृषि और औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि होती है। जो कृषि होती है वो थोड़ी सी एडवांस होती है, जो कंज्यूमर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज थी वो थोड़ी सी एडवांस होती है वहां पर, तथा जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन होते हैं उनका भी विकास होता है। ट्रांसपोर्ट के साधनों की जो विकास होता है उसकी वजह से जो श्रम है उसकी गतिशीलता भी बढ़ती है, तथा लोग बाहर एजुकेशन लेने भी जाते हैं, एक शिक्षा का भी इस विस्तार होता है। आय में भी वृद्धि होती है थोड़ी बहुत, और लोगों को अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो बढ़िया कैलोरी वाला फूड लेने लग जाते हैं, प्रोटीन डाइट लेने। हालांकि आज भी प्रेजेंट टाइम में इंडियंस जो है वो प्रोटीन डाइट को नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी थोड़े से बेहतर गुण वाले यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तथा मेडिकल और जो हेल्थ फैसिलिटीज होती है उनका भी विस्तार होता है। लोग जो है बच्चों के जन्म को कम करने की ओर प्रवृत्त नहीं होते, लेकिन इस स्टेज में भी क्या होते हैं, लोग अपने बच्चे पैदा करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको कम नहीं करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो अभी भी ऐसे समझते हैं कि भगवान की देन है, जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतनी ज्यादा हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सुधर जाएगी, परिवार की आर्थिक स्थिति जो सुधर जाएगी। बच्चों को ये माना जाता है कि परिवार की आय में वे ज्यादा से ज्यादा योगदान देने में सक्षम होंगे। लोग बच्चों के जन्म को कम करने की प्रवर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और बच्चे परिवार की आय में अधिक योगदान देने में सक्षम होते हैं। जितने ज्यादा बच्चे होंगे परिवार की आय उतनी ज्यादा होंगे, मतलब कमाने वाले हाथ उतनी ही ज्यादा होंगे, ये माना जाता है इस स्तर में। जीवन स्तर और आहार संबंधी आदतों में सुधार के साथ जो है जीवन प्रत्याशा भी इसमें बढ़ती है। जीवन स्तर, जो लाइफस्टाइल है, और इसके अलावा जो फूड रिलेटेड जो हैबिट्स होती हैं उनमें सुधार होता है। धार्मिक विश्वासों और फैमिली प्लानिंग के प्रति सामाजिक निषेध के कारण लोग परिवार के आकार को नियंत्रित करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, धार्मिक विश्वास होते हैं, धर्म जो प्रकांड होते हैं उनकी आस्था ज्यादा होती है। फैमिली जो प्लानिंग होती है उसमें क्या होता है, समाज अपनी योगदान नहीं देता है, समाज फैमिली प्लानिंग को क्या होता है, गलत मानता है। इसलिए लोग जो है अपने परिवार के आकार को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि समाज के विरुद्ध हम नहीं जाएंगे, हमारे जो धार्मिक विश्वास है उनके विरुद्ध हम नहीं जाएंगे। परिवार जो है, बच्चे जो है वो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, सब मानते हैं यहाँ पर, इसलिए वो कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते हैं इस स्टेज में। आर्थिक विकास के सभी कारकों में से सामाजिक संस्थाओं,
परंपराओं और विश्वासों को बदलना सबसे कठिन होता है यहाँ पर। आर्थिक विकास तो होता है, लेकिन यहाँ के आर्थिक विकास के जो सभी कारक होते हैं, देखिए सोशल स्ट्रक्चर होता है, ट्रेडिशंस जो होते हैं, बिलीफ्स जो होते हैं, उन्हें नहीं बदला जा सकता है यहाँ पर। इन सभी कारणों से जन्म दर तो अभी तक पूर्व स्तर यानी कि उच्च स्तर पर बनी रहती है। लोग जो होते हैं वो पैदा तो होते हैं, क्योंकि वो अपने विश्वासों को, अपनी समाज समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। हम सोशल स्ट्रक्चर जो है, ट्रेडिशंस जो है, बिलीफ जो है, उनको नहीं बदल सकते। इस वजह से क्या होता है, जो जन्म दर जो है वो यहाँ पर उच्च बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ जाती है, अच्छी गुणवत्ता हो जाती है, बेहतर उन्हें शिक्षा मिलती है, बेहतर उन्हें थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मृत्यु दर में कमी आ जाती है। ठीक है, मृत्यु दर में यहाँ पर कमी आती है, लोग मरना कम करते हैं, मतलब लोग मरते कम है, पैदा बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मृत्यु दर में कमी आती है और जन्म दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या जो होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। लोग मरते कम है लेकिन पैदा बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इससे जनसंख्या क्या होता है, विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के कौन से सिद्धांत को जनसंख्या विस्फोट की स्थिति माना जाता है, तो वो सेकंड फेज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ब्लेकर के अनुसार 1930 तक विश्व की लगभग 40% जनसंख्या इसी चरण में थी। ये अंडरलाइन है, इसको ध्यान रख लेना। ब्लेकर के अनुसार 1930 तक विश्व की लगभग 40% जनसंख्या जो थी वो द्वितीय चरण में ही एलाई करती थी। ठीक है, अफ्रीका के अनेक देश आज भी इस चरण में है। अफ्रीका के बहुत सारे देश जो है वो आज भी द्वितीय चरण में है, जहां पर जन्म दर बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से वहां पर क्या हो रहा है, उन देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। आप लोग खुद देख लीजिए, अफ्रीका का नाइजीरिया जो है, वहां पर जन्म दर आज के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। ठीक है, वहां पर लोग पैदा बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वहां की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तृतीय चरण की, तीसरे चरण की बात करते हैं। अब तीसरे चरण में क्या होता है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा और थोड़ी सी एडवांस होती है। यहाँ पर इकोनॉमी क्या होती है, यहाँ पर और थोड़ी सी एडवांस होती है। मृत्यु दर जो है वो तीव्र गति से घटती है। जन्म दर भी धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं होती है, जिसकी वजह से बच्चों की जो जीवित रहने की जो दर है वो बढ़ जाती है। मतलब बच्चे ज्यादा मरते नहीं हैं। लोग यहाँ पर जो है वो बड़े परिवार को समर्थन करने के इच्छुक नहीं होते हैं। लोग मानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसा इस चरण में मानते हैं। और जो देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का जो बोझ है, उससे जनसंख्या जो है वो, उससे जो रिसोर्सेज हैं वो दबने लगते हैं। मतलब रिसोर्सेज पर बोझ ज्यादा आ जाता है जनसंख्या का। लोग छोटे परिवार के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज अपनाते हैं। लोग जो परिवार नियोजन के जो उपयोग है, उपाय है, उनको अपनाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जन्म दर कम होती चली जाती है। और जन्म दर में कमी सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से शुरू होती है, शहरी क्षेत्रों में देखी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस चरण में जन्म दर में कमी प्रारंभ हो जाती है, जबकि मृत्यु दर तीव्र गति से घटती रहती है। ये जो लाइन है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये लाइन है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है इस चीज। ठीक है, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण बच्चों की जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। यहाँ पर लोग बड़े परिवार का समर्थन करने के इच्छुक नहीं होते हैं, छोटे परिवार सुखी परिवार मानने लग जाते हैं। देश जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या के बोझ से यहाँ पर दबने लगता है। लोग छोटे परिवार के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज जो है वो करने लग जाते हैं। जन्म दर में कभी कमी जो है वो प्रारंभ में शहरी क्षेत्रों में देखी जाती है, ये ध्यान रखना। नोटेस्टीन के अनुसार मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के साथ जनसंख्या वृद्धि दर कम होती चली जाती है। इसे उत्तरवर्ती विस्तार अवस्था कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, नोटेस्टीन के अनुसार क्या होता है, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आती है यहाँ पर, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसे उत्तरवर्ती विस्तार अवस्था कहा जाता है। जन्म दर में भी गिरावट आती है। ब्लेकर के अनुसार 1930 में विश्व की लगभग 20% जनसंख्या इस चरण में निवास करती थी। मतलब तृतीय चरण में 1930 में विश्व की लगभग 20% जनसंख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण, इस चरण में क्या होता है, प्रजनन दर घट जाती है। प्रजनन दर क्या हो जाती है, इस चरण में घट जाती है। रिप्रोडक्शन जो रेट होती है वो घट जाती है। मृत्यु दर के लगभग बराबर हो जाती है। मतलब मृत्यु दर भी कम होगी यहाँ पर और जन्म दर भी कम होगी। और जो एक प्रतिस्थापन जो दर होती है वो दर से भी नीचे चला जाता है प्रजनन दर।
जिससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। जैसे जैसे आर्थिक विकास गति पकड़ता है और लोगों की आय का स्तर बढ़ता है, तो उनका जीवन स्तर जो है वो ऊंचा हो जाता है। शिक्षा का विस्तार भी होता है, यह पूरे समाज में फैल जाती है शिक्षा। लोग पुरानी परंपराओं, कानूनों और मान्यताओं को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं, हम परंपराओं के जंजाल में पुराने का जो कानून बने हुए हैं, पुरानी जो मान्यताएं बनी हुई है, उनको त्याग देते हैं। व्यक्तिवादी सोच विकसित करते हैं लोग और संयुक्त परिवार प्रणाली से अलग हो जाते हैं, एकल परिवार की कैटेगरी में आ जाते हैं, मम्मी पापा दो बच्चे, बस खत्म बात। पुरुष और महिलाएं जो है वो देर से विवाह करना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर क्या होते हैं, विवाह करना ही पसंद नहीं करते हैं। जो आदमी होते हैं वो 30-30, 35-35, 40-40 साल तक के हो जाते हैं, विवाह नहीं करते। महिलाएं जिनका विवाह 18 साल से पहले हो जाता था, या 18 साल 25 साल की उम्र में जिनका विवाह हो जाता था, वो 30-32 की उम्र में आने तक भी विवाह नहीं कर पा रही हैं इस चरण में। ठीक है, लोग आसानी से फैमिली प्लानिंग को अपनाते हैं। लोग शादी कर लेते हैं लेकिन 5-5, 10-10 साल तक बच्चे पैदा नहीं करते हैं, बिल्कुल इजीली वो फैमिली प्लानिंग को यहाँ पर अपना लेते हैं। ठीक है, जिससे जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़, जिससे जनसंख्या जो है वो स्थिर होना शुरू हो जाती है। इन सभी कारणों से क्या होता है, जन्म दर में और अधिक कमी आती है, जो पहले से ही निम्न मृत्यु दर के साथ मिलकर जनसंख्या वृद्धि दर को घटा देती है। निम्न मृत्यु दर भी होती है और निम्न जन्म दर भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या जो वृद्धि दर होती है वो घट जाती है। विश्व के विकसित देश इस निम्न स्थिर अवस्था से गुजर रहे हैं। आज जो विश्व के बड़े बड़े विकसित जो देश हैं, लाइक यूएसए, जापान, चाइना, यूएसए, जापान, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज, वो क्या कर रहे हैं, इस निम्न स्थिर अवस्था से गुजर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हो जाती है इससे, और शून्य जनसंख्या वृद्धि की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान रखना, चौथे स्टेज में शून्य जनसंख्या वृद्धि की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि जर्मनी की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग पॉइंट प्लस 0.20 है। इसमें निम्न जन्म दर, वृद्ध होती जनसंख्या शामिल है, तथा 2013 से 2016 के बीच सीरिया के गृह युद्ध के कारण शरणार्थियों के आगमन से यहाँ पर सकारात्मक शुद्ध प्रवासन दर के कारण वृद्धि देखी गई है। बाकी यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है। इसके अलावा स्पेन की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0.03 है केवल यहाँ पर। इसमें निम्न जन्म दर शामिल है और जनसंख्या वृद्ध हो चुकी है। आर्थिक संकट प्रमुख कारण है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कम होने का। ठीक है, इसके अलावा अल्बानिया की जनसंख्या वृद्धि दर 0.13 है। इसमें निम्न जन्म दर, वहाँ की जो जन्म दर है वो बहुत कम है। इसके अलावा प्रवासन, लोग वहां से क्या हो गए, प्रवास कर चुके हैं, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ की क्या हो गई, कम हो गई। अब हम बात करते हैं पंचम चरण की। इस चरण में क्या होता है, मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाती है। मतलब जो लोग चतुर्थ चरण में बूढ़े हो रहे थे, क्योंकि पैदा नहीं हो रहे थे, बहुत कम पैदा हो रहे थे, और अब जाकर के जो लोग पहले बड़े हो चुके हैं वो अब मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर जन्म दर अभी बनी हुई है। जन्म दर तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी मृत्यु दर है, क्योंकि लोग बूढ़े होकर के मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस चरण में मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से भी कम हो जाती है, ऐसा लोग मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मृत्यु दर जो है वो जन्म दर से अधिक हो जाती है, क्योंकि लोग बूढ़े होकर के मरना शुरू कर देते हैं। जनसंख्या वृद्धि घटने लगती है, क्योंकि पैदा भी कम हो रहे हैं, मर रहे बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो घटने लगती है। जहां पर पहले प्लस में थी, वहां पर जनसंख्या वृद्धि अब क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे जापान हो गया। ठीक है, विकसित देशों में जब मृत्यु दर को कम करना संभव नहीं होता है, क्योंकि लोग बूढ़े होंगे तो मरेंगे जरूर, तो वहां पर जन्म मृत्यु दर जो है उसको जो देश है वो कम नहीं कर पाते हैं। तब जन्म दर में निरंतर गिरावट जनसंख्या को अवनति अवस्था में ले जाती है। फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा था, जन्म दर गिर रही थी, तो पांचवें स्टेज में तो जन्म दर और भी गिरेगी, लेकिन जन्म दर उतनी नहीं गिरती है जितनी मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु दर वहां पर मरने वाले लोग ज्यादा होते हैं और पैदा भी बहुत कम हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो जनसंख्या की गिरावट जो है वो डिक्लाइनिंग अवस्था में आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, ब्लेकर के अनुसार किसी विकसित देश में इस चरण का अस्तित्व अभी भी अनुमान का विषय है, ये ध्यान रखना। उदाहरण देखो यहाँ पर दिए हुए हैं, बेलारूस का उदाहरण दिया हुआ है, जहां पर -0.15 है निम्न जन्म दर, और प्रवासन इसका प्रमुख कारण है। रूस की वृद्धि दर -0.05 है, निम्न जन्म दर, कम प्रवासन दर और पुरुष जनसंख्या में कमी इसका प्रमुख कारण है। बुल्गारिया हो गया, इसकी वृद्धि दर -0.67 है, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, अधिक गर्भपात,
दर, वर्ध जनसंख्या और प्रवासन इसके कारण है। क्रोएशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, उच्च जन्म दर होती है, यहाँ पर उच्च जन्म दर होती है और उच्च ही मृत्यु दर होती है। इस अवस्था को हम कहते हैं हाई स्टेशनरी अवस्था। इसमें जन्म दर अधिक होती है क्योंकि फैमिली प्लानिंग का अभाव होता है। उच्च शिशु मृत्यु दर होती है। कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, धार्मिक मान्यताएं होती है, बच्चे आर्थिक संपत्ति माने जाते हैं। मृत्यु दर अधिक होती है क्योंकि रोगों का प्रकोप ज्यादा होता है, अकाल, स्वच्छ जल व सैनिटेशन की कमी होती है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, युद्ध होते हैं, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे चूहों से शिक्षा का अभाव होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। ये टेबल बनी हुई है जो आप लोगों को याद रखनी होगी। द्वितीय चरण में जन्म दर क्या होती है, हाई होती है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो होती है वो डिक्लाइनिंग होती है, घटती हुई अवस्था में होती है। इसे हम कहते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, ठीक है। इसमें मृत्यु दर में कमी होती है क्योंकि हेल्थ जो केयर है वो इम्प्रूव हो जाता है, जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आ जाती है, बेहतर हाइजीन हो जाता है, सैनिटेशन हो जाता है, फूड प्रोडक्शन हो जाता है, व स्टोरेज में सुधार होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन में सुधार होता है, शिशु मृत्यु दर में कमी आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और इसे हम विस्फोट की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्फोट की अवस्था इसे हम कह देते हैं। तृतीय चरण देखिए यहाँ पर, तृतीय चरण में जन्म दर जो है वो घटती हुई अवस्था में आ जाती है और मृत्यु दर जो है वो बहुत तेजी से घटती है। इसे हम लेट एक्सपेंडिंग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज हो जाती है, बच्चों की सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाती है, फैमिली प्लानिंग लोग करने लग जाते हैं, मशीनाई मैकेनाइजेशन हो जाता है, मशीनों से काम होना शुरू हो जाता है, इसलिए श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है, जीवन स्तर में वृद्धि हो जाती है, महिलाओं की स्थिति में यहाँ पर सुधार होता है, ठीक है। चतुर्थ चरण देखिए यहाँ पर, चतुर्थ चरण में जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, फर्टिलिटी रेट जो होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसे हम कहते हैं लो स्टेशनरी अवस्था, इसे हम क्या कह देते हैं, लो स्टेशनरी अवस्था कह देते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षा का विस्तार होता है, जागरूकता में वृद्धि होती है, पुरानी परंपराओं को लोग त्याग देते हैं, लोग न्यूक्लियर फैमिलीज को सपोर्ट करने लग जाते हैं, बच्चे देरी से विवाह करते हैं, बज बच्चे जो है वो अब संपत्ति नहीं कहलाते हैं, लोग लाइबिलिटी मानते हैं उनको बस केवल, ठीक है। पंचम चरण में फर्टिलिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है और मृत्यु दर जो है वो जन्म दर से बहुत ज्यादा हो जाती है, लो फर्टिलिटी रेट हो जाती है लेकिन मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि लोग बूढ़े होकर के मरना शुरू हो जाते हैं, और इस फेज को हम कह देते हैं डिक्लाइनिंग फेज या नेगेटिव ग्रोथ वाला फेज इसे कह देते हैं। इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, सोसाइटी जो है वो एआई बेस्ड हो जाती है, फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा गिरावट हो जाती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाती है, कम जन्म दर के कारण जनसंख्या में भी कमी देखने को मिलती है। अब इस सिद्धांत से रिलेटेड कुछ यहाँ पर आलोचनाएं हैं जो अ, ये जो सिद्धांत दिया गया है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, इसको लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। पश्चिमी देशों में जनसांख्यिकीय संक्रमण को समझाने में उपयोगी होने के बावजूद इस सिद्धांत की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है। देखो पश्चिमी जो देश होते हैं, उस उन देशों में जनसांख्यिकीय संक्रमण को समझाने में, उनको समझने में, उनकी जो स्टेजेस हैं उनको समझने में आसानी होती है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत की निम्नलिखित बेसिस पर हम आलोचना कर सकते हैं। पहली बात, किस बेस पर हम आलोचना कर सकते हैं कि चरणों का जो क्रम होता है वो हर जगह समान नहीं होता है। आलोचना को कहना है कि जनसांख्यिकीय के चरणों का क्रम सभी देशों में समान नहीं रहा है। कोई चाइना जैसे जो देश है वो थर्ड स्टेज में पहुंचते ही नहीं है, वो डायरेक्ट फोर्थ स्टेज में पहुंच गए हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कुछ पूर्वी और दक्षिणी यूरोपीय देशों तथा विशेष रूप से स्पेन में प्रजनन दर में गिरावट तब भी हुई जब मृत्यु दर उच्च थी, मृत्यु दर वहां पर उच्च थी, फिर भी वहां पर प्रजनन दर में, मतलब जो फर्टिलिटी रेट है उसमें गिरावट दर्ज देखने को मिलती है। लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है कि पहले मृत्यु दर में गिरावट होगी, बाद में जन्म दर में गिरावट होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, मृत्यु दर अभी भी उच्च है लेकिन वहां की जो प्रजनन दर है उसमें गिरावट हो चुकी होती है। जबकि अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि दर जनसांख्यिकीय के संक्रमण के द्वितीय और तृतीय चरण की तुलना में अधिक रही। ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि दर की अगर मैं बात करूं तो जनसांख्यिकीय के संक्रमण के द्वितीय और तृतीय चरण की तुलना में यहाँ पर अमेरिका में तेज बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका जो है वो विकसित हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर द्वितीय और तृतीय चरण की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर क्या है, तेज रही है, ठीक है। थर्ड सेकंड नंबर, जन्म दर प्रारंभ में शहरी क्षेत्रों में नहीं घटा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जन्म दर जो है वो प्रारंभ में शहरों में घटना शुरू हो जाती है, लेकिन यह दावा जो है
वो यूरोप में जन्म दर सबसे पहले शहरी क्षेत्रों में नहीं घटी। ये अनुभवी जन्म प्रमाणों द्वारा समर्थित नहीं है। वहां पर क्या हुआ था, स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों में जहां मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या थी, वहीं पर जन्म दर में उतनी ही कमी देखी गई जितनी कि ग्रेट ब्रिटेन जैसे शहरी प्रधान देशों में। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सभी देशों में जनसंख्या, जो जन्म दर है, वो पहले शहरी क्षेत्रों में ही स्टार्ट होगी कम होना। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों में क्या हुआ कि शहरों में जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम ना हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होती गई, जितना कि ग्रेट ब्रिटेन जैसे शहरी प्रधान देशों में हो रही थी। तीसरी बात ही यहाँ पर, तीसरा जो आधार है क्रिटिसाइज करने का, वो ये है कि जन्म दर में कमी के कारण बहुत सारे हैं, जन्म दर में कमी के कारण बहुत सारे हैं, और यह सिद्धांत क्या करता है, पश्चिमी देशों में जन्म दर में गिरावट के मूल कारणों की स्पष्ट व्याख्या करने में असफल रहता है। क्योंकि पश्चिमी देश जो है वो विकसित हो चुके हैं, और वहां पर जो इस सिद्धांत ने जो कारण बताए हैं जन्म दर कम होने के, उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि जो मूल कारण है यहाँ पर पश्चिमी देशों में जन्म दर की गिरावट के जो मूल कारण है, उनको स्पष्ट रूप से यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। किस वजह से पश्चिमी देशों में जन्म दर में गिरावट आई है, वो यहाँ पर इसने इंक्लूड नहीं किया है। वास्तव में जन्म दर में कमी के कारण इतने बहुत ज्यादा वेरियस हैं कि वे देश एक दूसरे के अनुसार भिन्न होते हैं। हर देश में अलग अलग कारण होते हैं जन्म दर में कमी होने के। आप ये नहीं कह सकते कि जो इस सिद्धांत में दिया हुआ है वही सिद्धांत हर देश में जन्म दर में कमी के कारण बन सकते हैं। हर देश में जन्म दर में कमी के कारण अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन क्रिटिसिज्म था यहाँ पर। तो ये थी आप लोगों की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई, कहाँ पर क्या कमी रह गई। ठीक है, ताकि उसको सुधारा जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।